हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गुड बैड मदर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर योंगजी जहाज से नीचे उतरता है। बाद में कांगो योंगजी से कहता कि मैं हूँ कांगो, क्या तुम मुझे नहीं जानते। योंगजी कांगो देखता है और यहाँ से भागने लगता है। भागते भागते योंगजी का पेट दुखने लगता है। आगे जाकर वो रुक जाता है। बाद में कांगो योंगजी के पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पर योंगजी कांगो बता रहा था कि सोयून ने आत्महत्या की थी। अब यहाँ पर योंगजी सभी बातें कांगो बता रहा है कि क्या हुआ था और साथ में हमें फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। यह फ्लैशबैक सीन वही था जहाँ पर कांगो सोयून को बाय कह रहा था। सोयून यहाँ पर जहाज के अंदर बैठी हुई थी। आगे चलकर योंगजी को एक और जहाज दिखती है। योंगजी यहाँ पर अपने आप से कह रहा था कि यह वही जहाज है जिसका जिक्र कांगो ने किया था कि आगे चलकर तुम्हें एक जहाज मिलेगी जो कि सोयून और उसके बच्चे को फिलीपींस ले जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर योंगजी देखता है कि जहाज के अंदर तो और ही आदमी है जिन्होंने मास्क लगाए हुए हैं और शायद ये घुसपैठिए हैं और इन घुसपैठियों की जहाज योंगजी की जहाज के चारों चक्कर काटने लगती है। योंगजी यहाँ पर सोयून से कहता है कि तुम जहाज के अंदर छुप जाओ, लेकिन तभी ये घुसपैठी योंगजी की जहाज के अंदर आ जाते हैं। योंगजी यहाँ पर इनको अंदर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन घुसपैठी योंगजी को चाकू मार देते हैं। योंगजी यहाँ पर घायल हो जाता है और बाद में ये सोयून के पास जाते हैं। सोयून यहाँ पर जहाज के किनारे पर खड़ी हुई थी और अपने बच्चे को लेकर पानी में जानबूझकर गिर जाती है और सोयून और इसके बच्चे की डेथ हो जाती है। बाद में योंगजी कांगो से कह रहा था कि मैंने उसके बाद तुमसे कांटेक्ट करना चाहा, मैंने तुम्हारे पास फोन किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। बाद में मैं तुम्हारे प्रेसियो ट्रॉफीज के अंदर गया, वहाँ मुझे पता चला कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया है और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे और नहीं मैं पुलिस के पास जा सकता था क्योंकि मैं यहाँ सोयून को गलत तरीके से बाहर निकाल रहा था। इसलिए उस दिन के बाद से मैं यहाँ पर छिपा हुआ हूँ। मुझे माफ कर देना, मैं सोयून और उसके बच्चों को नहीं बचा सका और मैं तुमको देखकर इसलिए भागा था क्योंकि मुझे उधर डर लग रहा था। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह माना था लेकिन मुझे अब तुम पर भी विश्वास नहीं है। अगले सीन में मिजू और शैमसी को देखते हैं जो कि ताइसू के अस्पताल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ये हायोंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये दोनों यहाँ पर लिफ्ट के अंदर होते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट के अंदर एक और आदमी आ जाता है। शैमसी को पता होता है कि ये तो ये आदमी है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी क्योंकि इसके हाथ पर एक टैटू होता है। वो यहाँ पर मिजू के साथ और चीजें करने लगता है। मिजू को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है और बाद में जब ये आदमी बाहर आता है तभी यहाँ पर शैमसी इसको बताता है कि यह आदमी वही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी जब मैं हायोंग से मिलने के लिए गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। बाद में दोनों छिपकर देख रहे थे कि कमरे के बाहर 2-3 आदमी खड़े हुए थे जो कि पहरा दे रहे थे। शैमसी यहाँ पर मिजू से कहता है कि मुझे पता है कि हायोंग यहीं पर है। इसके बाद ये दोनों कपड़े धोने की जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक कमरा होता है और यहाँ पर जो नर्स और डॉक्टर है उन्हें कपड़े यहाँ पर रखे हुए थे और अभी ये दोनों यहाँ पर इन कपड़ों को पहनने वाले हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर यंगसुन घर के बाहर कोई आया हुआ था। यंगसुन यहाँ पर बाहर आती है लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव होते हैं। ये यहाँ पर पूछ रहे थे कि कांगो कहाँ पर है। यंगसुन यहाँ पर कह रही थी कांगो अंदर हुआ सो रहा है, उसे चीखने का दौरा हुआ है तो वह कुछ भी बात नहीं कर सकता है। ये दोनों अंदर जा रहे थे। यंगसुन दोनों को रोकती और कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो सो रहा है तो तुम अंदर क्यों जा रहे हो। यहाँ पर एक डिटेक्टिव कहता है कि क्या कांगो भाग गया है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें अंदर जाने दो। बाद में दोनों अंदर जाते हैं और यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि अपने ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है। डिटेक्टिव उसके पास जाता है और कपड़े को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर अंदर से ये आदमी चिल्लाने लगता है। डिटेक्टिव को तो ऐसे ही लग रहा था कि ये कांगो है, लेकिन ये कांगो नहीं था। यंगसुन यहाँ पर अपने बेटे के पास जाती है, उसको पकड़ती है। बाद में इन डिटेक्टिव से कहती है कि अगर मेरे बेटे कुछ हो गया, अगर उसको सदमा आ गया, क्या तुम इसकी गारंटी लेते हो और वैसे तुम्हारे पास वारंट कहाँ पर है, तुम बिना वारंट के यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाद में ये डिटेक्टिव बाहर आते हैं, साथ में यंगसुन आती है। यंगसुन यहाँ पर इनसे कहती है मैं तुमको चेतावनी दे रही हूँ कि अगली बार यहाँ पर बिना वारंट के मत आना। अगर तुमने फिर से मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम डिटेक्टिव हो, इसलिए तुम यहीं चले जाओ। अभी यहाँ पर हमें बाद में दिखाया जाता है जिसने कपड़ा उड़ा हुआ था वह कांगो नहीं था, यहाँ पर वह एंड्रिया था। बाद में यहाँ पर एंड्रिया यंगसुन से बात कर रहा था। एंड्रिया भी यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था। एंड्रिया यहाँ पर यंगसुन से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर मुझे खेत में काम करना सिखाया। बाद में यंगसुन एंड्रिया को कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम इनकी मदद से अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसको देखकर एंड्रिया यंगसुन को गले लगाता और कहता कि आप बहुत ही अच्छी हैं। अगले सीन में ट्रोडबैक को दिखाया जाता है, साथ में एक आदमी और होता है और ट्रोडबैक ने यहाँ पे गाना बनाया हुआ था और उस गाने के अंदर जो फोटोज थी उनमें से कुछ फोटोज गांव वालों की थी जिनमें येजिन और शोजिन भी थे। यह आदमी जो कि ट्रोडबैक के साथ बैठा हुआ था वह बता रहा था कि तुम्हारा गाना बहुत ही अच्छा है और इस चार्ट पर टॉप पर होगा। बाद में ट्रोडबैक कह रहा था कि कांगो तुम्हारे थैंक यू। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी यंगसुन घर पर होते हैं। यहाँ पर यंगसुन होती है, साथ में यहाँ पर गुमजा होती है और साथ में यहाँ पर सुंगे भी होती है। येजिन और शोजिन भी यहीं पर थे और यहाँ पर यंगसुन, गुमजा और सुंगे तीनों यहाँ पर कार्ड गेम खेल रहे थे और सुंगे यहाँ पर मजाक मजाक में यंगसुन से एक बात कह देती है कि आजकल तुम बहुत ही नाच रही हो, साथ में खाना खा रही हो, अजीब सी हरकतें कर रही हो। अगर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर ये सब चीजें करता है तो उसकी डेथ जल्दी हो सकती है। और ये बात कहने के बाद गुमजा पर सुंगे पर चिल्लाती और कहती है कि तुम ये शब्द कैसे कह सकती हो, तुम्हारी ये शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई। सुंगे कहती कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। गुमजा कहती कि तुम किसी की डेथ को लेकर मजाक कैसे कर सकती हो। बाद में अब सुंगे भी कहती है कि मैं तो एक चोर की माँ हूं ना,
मुझे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था। और वैसे ही यंगसू एक प्रोसिक्यूटर की माँ है। और बाद में सुंगे नाराज होकर अपने पति के साथ यहाँ चली जाती है। लेकिन तभी गुंजा इसके पीछे आती है और कहती है कि यंगसुन बहुत जल्दी मरने वाली है, उसको 4th स्टेज का कैंसर है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर सुंगे यंगसुन घर के आगे आती है, उसको चिल्लाती है और कहती है कि बाहर आओ। बाद में यंगसुन बाहर आती है। सुंगे यहाँ पर यंगसुन से कहती है कि तुमने मुझको बताया क्यों नहीं, तुम ऐसे ही हमको छोड़कर नहीं जा सकती। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज न हो, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं। बाद में सुंगे यंगसुन को गले लगाती है। यंगसुन भी यहाँ पर सुंगे से कह रही थी कि मैं भी तुमसे जलती हूँ, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा पति है, तुम्हारा बेटा भी है जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है। बाद में ये दोनों रोने लगती हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो रात को जांच अधिकारी से मिल रहा था और उसको उसकी माँ के लिए कुछ खाना दे रहा था। बाद में कांगो के पास जो फोन था, हमें लग रहा था कि शायद ये कांगो का है, लेकिन ये कांगो नहीं था, यह फोन चियोलसू का था। और कांगो इस फोन को जांच अधिकारी को दे रहा था और कह रहा था कि आपको इस पर डिजिटल फोरेंसिक चलाना चाहिए ताकि मुझे वूबियो ग्रुप के खिलाफ सबूत मिल जाए और मैं उसका पर्दाफाश कर सकूं। यहाँ पर जांच अधिकारी कहता है कि वह केस तो पहले ही बंद हो चुका है और वैसे मुझे माफ करना, लेकिन यह काम मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। मुझे नहीं पता कि तुम वूबियो ग्रुप को बचाना चाहते हो या फिर उसको नीचे गिराना चाहते हो, क्योंकि तुमने आज तक जिन ये केस लड़े हुए हैं उनके साथ तुमने ऐसा ही किया है। जोंगू की पत्नी ने तुमको फोन दिया था और उसने कहा था कि इसके अंदर वूबियो ग्रुप के खिलाफ सबूत है, लेकिन तुमने वह सबूत मिटा दिए। और मैंने वह भी देखा था कि तुम्हारी माँ यहाँ पर तुम्हारा सामान लेने के लिए आई थी, तभी तुम्हारी माँ ने देखा था कि जोंगू की माँ तुम्हारी निंदा कर रही थी और बाद में उसके पास गई थी। दोनों में लड़ाई भी हुई थी। तुम्हारी माँ कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन जोंगू की माँ की बात को सुनकर मुझे इस पर विश्वास हो रहा था। मैं अपनी नौकरी भी छोड़ना चाहता था। अब यहाँ पर कांगो कहता कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। जांच अधिकारी कहता है कि क्या तुम मुझसे वादा करते हो? कांगो यहाँ पर हाँ भरता है। बाद में जांच अधिकारी कहता है ठीक है, यह काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन सोंग मिस्टर चाओ जिसुक से बात कर रहा था और कह रहा था कि मुझे पता चल गया कि सुइन और उसके बच्चे की डेथ कैसी हुई थी। उनको ताइसू ने मरवा था। ताइसू को पता चल गया था कि कांगो ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन कांगो के बारे में मुझे बात पता नहीं चली कि कांगो सोए उनके बच्चे को मार पाएगा या फिर नहीं मार पाएगा। ताइसू हमसे बहुत ही तेज निकला, लेकिन अगर कांगो याददाश्त वापिस आ गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए कांगो को मारना होगा और तुम दोनों उसको मारने के लिए चले जाओ। ये कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में ताइसू के अस्पताल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मिजू और शैमसिक ने डॉक्टर और मरीज वाले कपड़े पहन लिए थे। ये दोनों यहाँ पर देख रहे थे कि ये टोपी वाला आदमी कब यहाँ से जाएगा ताकि हम कमरे के अंदर जा सके और हायोंग से मिल सके। लेकिन शैमसिक यहाँ पर मिजू से कहता है कि यहाँ पर काफी टाइम हो गया है, लेकिन वह नहीं गया है। अगर मैं से यहाँ पर रही तो शाम हो जाएगी, इसलिए तुमको जाना होगा। लेकिन मिजू कहती है कि मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। शैमसिक कहता है कि मैं नहीं जा सकता, वो आदमी मुझको पहचानता है, उसने मुझको देखा है, इसलिए तुमको जाना होगा। हालांकि मिजू इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन शैमसिक यहाँ पर मिजू को धक्का देता है और मिजू कमरे से बाहर निकल जाती है। टोपी वाला आदमी यहाँ पर मिजू को देख लेता है। मिजू भी यहाँ पर हायोंग के रूम की ओर जाती है। मिजू यहाँ पर टोपी वाले से कहती है कि मैं यहाँ पर पेशेंट को देखने के लिए आई हूँ। टोपी वाला आदमी यहाँ पर मिजू को चेक करता है और बाद में इसको अंदर भेज देता है। अब यहाँ पर मिजू हायोंग को देखती है, उसका नाम लेती है, लेकिन हायोंग कहती है तुम ऐसे चली जाओ। हायोंग को पता नहीं था कि कौन है। बाद में मिजू कहती है कि हम दोनों ऐसे साथ में जाएंगे। हायोंग पीछे देखती है, उसे पता चलता है कि ये तो मिजू है। हायोंग यहाँ पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन मिजू हायोंग को पीछे चुप करती है, उसे शांत करती है और फिर हायोंग को वही वीडियो दिखाती है जिसके अंदर हायोंग कांगो की बोतल के अंदर नींद की गोलियां मिला रही थी। हायोंग वीडियो को देख लेती है और फोन को फेंकती है। मिजू कहती है कि तुम कांगो को तो जानती होगी। हायोंग यहाँ पर हाँ भरती है और कहती है कि उसने मुझको धोखा दिया है। मिजू कहती है कि उसने तुमसे पहले मुझको धोखा दिया है, लेकिन मैंने उसको मारने की कोशिश नहीं की जैसा कि तुमने की थी। मिजू कहती है कि अब हमें बाहर चलना चाहिए। हायोंग यहाँ पर मना करती है। मिजू कहती है कि क्या तुम तुम्हारे पिता की वजह से नहीं जा रही हो? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाई को मरवा दिया जो कि सोयुन का बच्चा था। साथ में उसने तुमसे कांगो को मरवाना चाहा, और इतना ही नहीं, उसने कांगो को फिर से मरवाना चाहा। उसने कांगो के खेत में आग लगा दी और उस आग के अंदर कांगो और उसकी माँ दोनों थे। वह उनको जान से मारना चाहता है और मैं नहीं चाहती कि वह राष्ट्रपति बने, इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। हायोंग कहती है कि अगर हम यहाँ से बाहर भी चले गए तो आगे क्या होगा? क्या हम पुलिस के पास जाएंगे? पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, साथ में प्रोसिक्यूटर भी इनसे मिले हुए हैं। मिजू कहती है कि हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम कांगो के पास जाएंगे। बाद में टोपी वाला आदमी कहती है काफी देर हो गई है, अभी बाहर क्यों नहीं आई? और वह जैसे दरवाजे खोलता है तभी हम देखते हैं यहाँ पर हायोंग लेटी हुई थी और मिजू उसको ला रही थी। वो कह रही थी कि यह शौक में है, इसको हमें ऐसे ले जाना होगा। और आगे ले जाने के बाद यहाँ पर मिजू शैमसिक को बुलाती है। शैमसिक भी आ जाता है और आगे चलकर यहाँ पर हायोंग भी खड़ी हो जाती है। ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे। ये आदमी सोच जाते हैं कि ये दोनों यहाँ पर हायोंग को बजाने के लिए आए थे। मिजू और ये दोनों लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। बाद में बाहर आते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाहर यहाँ पर कांगो होता है। कांगो यहाँ पर मिजू का हाथ पकड़ता है और कांगो यहाँ पर मिजू से कहता है कि तुम इतना खतरनाक काम कैसे कर सकती हो। इसके बाद ये चारों भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। आगे चलकर ये अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और यहाँ पर शैमसिक कह रहा था कि हम गाँव के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर खतरा हो सकता है क्योंकि हमने हायोंग का अपहरण किया हुआ है और वो अपने दोस्त की वजह से मैं भी इसमें फंस गया। लेकिन बाद में शैमसिक कहता कि तुम दोस्त कैसे हुए? तुमने मुझको अकेला छोड़ दिया था, मैंने तुमसे विनती की थी कि प्लीज मुझको बचा लो, मुझे जेल के अंदर नहीं जाना है, लेकिन तुमने मुझको कारागार के अंदर डाल दिया।
कांगो यहाँ पर कह रहा था कि यह कोई अपराध नहीं है, हायुंग यहाँ पर हमारे साथ खुद भागी है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर कहाँ पर रहेंगे? सैमसी कहता है कि मेरे पास एक जगह है, लेकिन अब बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद सैमसी इन सभी को उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर इसका बॉस रहता है, जो कि सैमसी से पैसे मांगता रहता है। ये चारों यहाँ पर अंदर आते हैं। सैमसी का बॉस यहाँ पर बैठा हुआ था और सैमसी से कहता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वो सैमसी को यहाँ पर डरा रहा था, लेकिन बाद में यहाँ पर कांगो अपनी आईडी को सैमसी के बॉस के सामने रखता है और कहता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। और आईडी देखने के बाद यहाँ पर सैमसी का बॉस कांगो को फुल रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। बाद में यहाँ पर कांगो सैमसी के बॉस से कुछ गंदे कामों को गिनाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर जुआ खेलते हो, साथ में गंदे बिजनेस करते हो और मेरे दोस्त सैमसी को इसमें फंसा लिया, उसे पैसे मांग रहे हो। सैमसी कहता है कि हाँ, ये मुझसे पैसे मांग रहा है। सैमसी का बॉस कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, क्या तुम सीरियस हो गए? मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। कांगो कहता है कि मेरे ऑफिसर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना चाहते हैं, क्या तुम्हें कोई एतराज है? लेकिन सैमसी का बॉस कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर रह सकते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मिजू और सैमसी दोनों छत के ऊपर होते हैं और ऊपर से नीचे देख रहे थे कि यहाँ पर सैमसी के बॉस वाले लोग सारे अपने डॉक्यूमेंट को जला रहे थे, जो कि गैर कानूनी थे। इसके बाद यहाँ पर मिजू और सैमसी का आतिशबाजी को देखते हैं। सैमसी यहाँ पर मिजू से कहता है कि क्या तुमको सर्दी लग रही है? मिजू यहाँ पर हाँ भरती है। सैमसी कहता है कि अगर तुमको सर्दी लग रही है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमको रूम के अंदर जाना चाहिए। मिजू कहती है कि कुछ टाइम के लिए उनको अकेला रहना चाहिए, अब मैं उन दोनों को समझ चुकी हूँ। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हायुंग और कांगो दोनों एक रूम के अंदर बैठे हुए थे और दोनों यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ पर कांगो हायुंग से कह रहा था कि हमारे साथ आने के लिए तुमने जो फैसला लिया है वो बहुत ही कठिन है, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। हायुंग कहती है कि ये फैसला मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया है, ये फैसला मैंने अपने लिए लिया है, मैं इस नरक से बाहर निकलना चाहती हूँ। कांगो कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ही तुमको इस नरक में लेकर आया था, मैंने ही तुमको इन सब में घसीटा था, इसलिए मुझे माफ करना। बाद में हायुंग कहती है कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? कांगो कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हायुंग कहती है कि क्या वो मिजू है? कांगो यहाँ पर हाँ भरता है। साथ में यहाँ पर मिजू भी होती है, जो कि इनकी बातों को सुन लेती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर कांगो इन सभी को अलविदा कहता है और बाद में कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे वूबियो ग्रुप के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने हैं। मिजू कहती है कि वे सारे सबूत तो जल चुके हैं ना। कांगो कहता है कि मेरे पास एक सबूत और है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। बाद में कांगो यहाँ चला जाता है, लेकिन मिजू उसको रोकती है और कहती है कि तुम मेरे साथ कभी नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी, क्योंकि तुम्हारे बच्चे मेरे साथ थे। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जितना जल्दी हो उसके वापस आ जाना, ताकि हम सभी साथ में मिलकर रह सकें। कांगो कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगा। बाद में कांगो मिजू के माथे को चूमता है और यहाँ से जाने लगता है। मिजू यहाँ पर कांगो से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे होठ नहीं दिख रहे थे? क्या तुम्हें मेरे होठों को नहीं चूमना चाहिए था? वे मेरे माथे से नीचे ही तो थे ना। और बाद में पर कांगो तेजी से मिजू की ओर बढ़ता है और उसको किस करता है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी यंगसुन घर पर होते हैं और वहाँ पर रो रहे थे, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि यंगसुन को कैंसर है। साथ में यहाँ पर येजिन और शोजिन भी रो रहे थे। बाद में पर गुमजा बाहर आती है और मिजू के पास कॉल करती है और कह रही थी कि बच्चे यंगसुन घर पर हैं और जाते हुए इनको यहाँ से ले आना। लेकिन मिजू कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ और मैं कुछ दिनों तक घर पर नहीं आ सकती। और तभी यहाँ पर गुमजा फोन में सैमसी की आवाज सुनती है, जो कि मिजू खाने के लिए बुला रहा था। गुमजा यहाँ पर मिजू से कहती है कि क्या सैमसी तुम्हारे साथ है? वह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? क्या तुम दोनों कोई मुसीबत में हो? क्या मुझे पुलिस के पास कॉल करनी चाहिए? लेकिन यहाँ पर मिजू मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम यहाँ पर कांगो के लिए हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। गुमजा कहती है कि क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? तुमने उसको छोड़ा क्यों नहीं? मिजू कहती है कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ माँ, आपने मेरे पिताजी को कभी नहीं छोड़ा, आप उसे प्यार करती थी, चाहे वो आपके साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन आपने मेरे पिता को कभी नहीं छोड़ा, मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ। गुमजा कहती है कि ठीक है, जो तुम चाहो वही करो, मैं तुमको नहीं टोकूंगी, लेकिन बाद में जब तुमको पछतावा होगा तो तुम रोते हुए मेरे पास मत आना। इसके बाद गुमजा कॉल कट कर देती है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ जीसू होते हैं, जो कि इसकी बातों को सुन लेते और कह रहे थे कि क्या मिजू और सैमसी कांगो के साथ हैं। साथ में यहाँ पर गाड़ी को देखते और कह रहे थे कि ये गाड़ी काफी टाइम से हमारा पीछा कर रही थी। बाद में दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ऐसे ही जाने लगते हैं, लेकिन तभी ये गाड़ी फिर से इनका पीछा करती है। वो आगे चलकर मिस्टर चा और यीशु यहाँ पर गायब से हो जाते हैं। ये आदमी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और इनकी गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं होता। लेकिन तभी हम पीछे देखते हैं जहाँ पर जेसीबी में जीसू होता है, साथ में यहाँ पर मिस्टर चा होता है। जीसू यहाँ पर इनसे कहता है कि मुझे पता है कि चेयरमैन सो ने तुमको यहाँ पर भेजा है ताकि तुम कांगो को मार सको और बाद में तुम हमारा खात्मा कर सको। और तभी यहाँ पर जीसू जेसीबी को चलाता है, इनको मारता है। इसके बाद ये दोनों नीचे उतरते हैं, इनको मारते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, साथ में गांव वाले भी आ जाते हैं और पुलिस यहाँ पर इन आदमियों को पकड़ लेती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी यंगसुन घर पर सोए हुए थे। यहाँ पर यंगसुन का फोन बज रहा था। यंगसुन अपने फोन को उठाती है, आगे से कांगो बोल रहा था। यंगसुन कांगो से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? कांगो यहाँ पर हाँ बढ़ता है। बाद में यंगसुन कहती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। कांगो यहाँ पर कहता है कि एक नई शुरुआत होने वाली है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर ताइसू एक मछली घर के प्रोग्राम में आया हुआ था, वहाँ पर पहले स्पीच देता है, साथ में बच्चों की एक किताब पढ़ता है और बाद में सभी को अपना ऑटोग्राफ दे रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर कांगो आता है। कांगो यहाँ पर ताइसू के सामने आ जाता है, उससे हाथ मिलाता है। बाद में यहाँ पर ताइसू कांगो की ओर देखता है और चौंकता रह जाता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 13 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।